हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है श्रद्धा भारद्वाज, जिन्होंने अभी हाल ही में लोवीज इंडिया क्रैक करी है। तो इस कंपनी से रिलेटेड आपको जितने भी सवाल मन में होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करे जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम श्रद्धा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे चैनल पे आए। Hi Utkarsh, thank you so much for having me here today. ओके, तो श्रद्धा, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि वो आपसे रूबरू हो जाए। Okay, so hello everyone. My name is Shraddha Bharadwaj. I'm a final year student currently pursuing Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from ABS Engineering College. And I'm a Gold Microsoft Learn Student Ambassador. And I was also a mentee at Women Who Code Mentorship Program. And apart from this, recently I got a full-time opportunity from Lowe's India as an associate software engineer. So yeah, that's pretty much about me. ओके, तो गाइस, अब तक आपको समझ में आ गया होगा इंट्रो से कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना यार। तो श्रद्धा, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जब आपने कॉलेज में एंट्री ली होगी 2019 में, तो आपके मन में क्लियर था कि आपको प्लेसमेंट लेनी है, गवर्नमेंट साइड जाना है या फर्दर स्टडीज करनी है? Okay, so after my 12th मैं काफी ज्यादा पहले तो disappointed थी क्योंकि मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ था। तो एंड मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला था। एंड जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बहुत क्लूलेस थी कि मुझे एक्चुअल में मतलब क्या करियर चूज करना है, कि मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मुझे बीटेक करनी ही करनी है या फिर क्या करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्या करियर ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास पीपीएस करके। सो एक्चुअली मेरे पास 11th 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं थी। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस ब्रांच के बारे में, कि मतलब बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कैसे कैसे सब चीज प्रोग्राम्स हम लिखते हैं। सो फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी वो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में करी थी। तो उस टाइम पे जो फैक्टोरियल या आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे जो क्वेश्चंस होते थे वो भी मुझे समझ नहीं आते थे। सो इन माई सेकेंड ईयर मुझे लगता था कि शायद कंप्यूटर साइंस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने सोचा कि शायद स्विच कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया खुद को कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। काफी सारे ऑप्शंस देखे, बट स्टिल कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, इतना ज्यादा कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला मुझे। सो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने मेरी एक सीनियर है, सो शी उनसे वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर ही है वो भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अप्लाई करके देखो, काफी अच्छी कम्युनिटी है। तो फिर मैंने एमएलएसए के लिए अप्लाई किया था एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो वहां पे कम्युनिटी सपोर्ट मिला जिसकी वजह से मैंने अपना इस टेक इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बनाने का सोचा। सो उस टाइम पे कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से मैंने थोड़ा बहुत देखा कि मतलब काफी सारी जितनी भी लड़कियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सो आई थॉट कि अगर मैं एफर्ट्स डालूं तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो लाइक मैंने फोर्थ सेमेस्टर में सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आके मैं प्रॉपरली मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब इसी में ही अपना करियर बनाना है एंड मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा था। सो या मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था ये एमएलएसए वाली चीज। तो फिर बाद में थर्ड ईयर में मैंने अपना फिर डीएसए वगैरह पे फोकस किया, अपने फंडामेंटल्स पढ़े। सो बस वही। तो आई होप आपकी जो ये सीनियर होंगी जिन्होंने आपको ये कम्युनिटी के बारे में रिकमेंड करा, वो ये वीडियो जरूर देखें, आप उन्हें शेयर जरूर करना। श्योर। ओके, तो श्रद्धा, अगर आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो कॉलेज लाइफ कैसी रही है? मतलब फन लविंग या चैलेंजिंग या काफी कुछ सीखने वाली या कुछ ओके सो रिग्रेट्स? परे रिग्रेट्स तो नहीं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो यही था कि कुछ आइडिया ही नहीं था, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो बहुत बोरिंग गया था मेरा। बट सेकंड सेमेस्टर मतलब थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे कि कोविड आ गया तो लॉकडाउन हो गया था। सो हम सब घर पे रहे। अब फिर थर्ड ईयर में एक्चुअल में आके अपने क्लासमेट से मिली मैं ठीक से, एंड ठीक से इंटरेक्शन हुआ, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे फिर इंटरेक्शन हुआ। तो उस टाइम पे ये हुआ कि थर्ड ईयर में आके काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए फिर मैंने, क्योंकि मैं एमएलए भी थी, प्लस एक टेक्निकल क्लब है हमारे कॉलेज का, मैं उसमें उसकी भी मेंबर हूँ। सो काफी सारे इवेंट्स करवाए एंड फिर उसके थ्रू काफी सारे जूनियर्स से, अपने साथ के पेयर्स से एंड जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे काफी ज्यादा कांटेक्ट हुआ। तो उस टाइम पे काफी चीजें सीखने को मिली थी मुझे। सो मेरी थर्ड ईयर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। लाइक उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट भी था इस डोमेन में, प्लस काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बने, काफी कुछ सीखने को मिला। एंड सो आई वुड से मेरा थर्ड ईयर बहुत अच्छा गया है। ओके,
तो श्रद्धा, अब हम प्लेसमेंट से रिलेटेड सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो जो आपका ये प्लेसमेंट है लोज इंडिया में, ये बेसिकली ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, या किसी हैकेथॉन के थ्रू आपने पार्ट वगैरह कर लिया था? ओके, सो लोज इंडिया बेसिकली अपना ऑफ कैंपस ड्राइव थी ये। सो वो एक हाउस ऑफ कोड करके कंपटीशन था अनस्टॉप पर। सो उसमें अराउंड 5 राउंड्स थे। सो जो फर्स्ट राउंड था उसमें वो एमसीक्यू बेस्ड था, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे जो कि हमें 25 मिनट्स के अंदर कवर करने थे। एंड हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम होता। एंड जो सेकेंड राउंड था वो हमारा कोडिंग राउंड था, कोडिंग चैलेंज। उसमें हमें 2 क्वेश्चंस थे एंड हमें 90 मिनट्स का टाइमर दे रखा था उसमें, और उसमें हमें 2 क्वेश्चंस करने थे। जो थर्ड राउंड था वो बेसिकली रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था। एंड आफ्टर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था। एंड आफ्टर टेक्निकल एक एचआर राउंड था। एचआर में बेसिकली ये था कि वो किसी किसी का टेक्निकल प्लस एचआर भी हुआ था, किसी का एचआर भी हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पैनल कौन सा था। सो ये पूरा प्रोसेस था इस ऑफ कैंपस ड्राइव का। ओके। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या क्या चीजें थी उसमें जो नेसेसरी थी? ओके, सो उसमें बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए थी। एंड जो स्पेशलाइजेशन थी वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस थी, आईटी थी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 ब्रांचेस एलिजिबल थी। एंड एक और क्राइटेरिया था कि जो सीजीपीए है वो 7 एंड अबव होना चाहिए। एंड कोई बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। एंड यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। सो यही बस ओके, ओके, क्राइटेरिया था। ओके। तो मतलब लगभग वही बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि 7+ सीजीपीए हो, नो एक्टिव बैकलॉग हो, और सीएस एंड एलाइड ब्रांचेस के साथ ईसी ब्रांच के लिए भी ये कंपनी आई थी। यस। ओके। तो श्रद्धा, अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो राउंड बाय राउंड डिफिकल्ट होते जा रहे थे या लगभग लेवल सेम ही था? सो जो फर्स्ट एमसीक्यू बेस था वो हमारा पूरा सीएस फंडामेंटल्स के ऊपर था। लाइक सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस या ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर क्वेश्चन, सूडो कोड्स थे, एंड ओएस एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे। तो जो कि हमारे सीएस फंडामेंटल्स जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस था। जो सेकेंड राउंड था उसमें कोडिंग क्वेश्चन सबके डिफिकल्ट ही थे ऑलमोस्ट, एंड डिफरेंट भी थे सबके क्वेश्चन। सो मेरे जो क्वेश्चन थे उसमें से एक था अकाउंट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक वो क्वेश्चन था। एंड सेकंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे। एंड बाकी ओके। तो अगर जो इंटरव्यू रेज्यूमे के बारे में शॉर्टलिस्टिंग की बात करें। हम्म। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ। या बोलो, बोलो, बोलो। ये सब। सो आफ्टर कोडिंग राउंड जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग थी उसमें ये था कि अराउंड 600 स्टूडेंट उन्होंने कोडिंग राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट किए थे। एंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद उन्होंने अराउंड 160 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए थे। फिर इंटरव्यू जो शेड्यूल हुए थे, तो जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था वो 8 ऑफ अगस्त को था, मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था। उसमें जिन्होंने मेरे लिया था वो टेक्निकल लीड थे। सो उन्हें अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस था। तो स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरेक्ट किया, काफी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल उन्होंने मुझे किया, अच्छे से इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया सब कुछ। सो प्रोजेक्ट्स पे अच्छा डिस्कशन हुआ। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो डीएसए बेस्ड था। तो उन्होंने उसी वाले जो एल्गोरिथम मैंने उसमें यूज किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने मुझसे पूछ ली थी। सो अराउंड 10 to 15 मिनट्स मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने ऊप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग। तो ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे विद एग्जांपल्स, कि मतलब इनको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, कि लाइक विद एग्जांपल। उन्होंने ओरली मुझसे लाइक पूछा था, लाइक एग्जांपल के थ्रू। फिर उन्होंने मुझसे डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे थे। सो डीबीएमएस में जैसे एक टॉपिक होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। सो नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फिर उन्होंने 1NF में एक एग्जांपल पूछा था मुझसे। सो 1NF का मैंने एग्जांपल दिया। सो जो एग्जांपल मैंने दिया था वो उन्होंने मुझसे 3NF तक नॉर्मलाइज करवा लिया था। सो या इस तरह। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी। सो लाइक बेसिक कमांड्स पूछी थी पहले, कि डीएमएल डीडीएल इन सब के बारे में। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कैन यू ऐड अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर टेबल, उसके लिए कैसे क्वेरी लिखेंगे। प्लस उन्होंने मुझसे एक रिवोक की क्वेरी पूछ ली थी।
सो वो मुझे नहीं आता था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि सर ये नहीं आता है मेरे को। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट इन सब का डिफरेंस पूछा था। एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझसे कुछ एक क्वेश्चन पर्टिकुलर दिया था, तो उसको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन था कि सपोज ये क्वेरी मैं चला रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या डेटा फैच होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने मुझसे पूछी थी। फिर एक दो एसक्यूएल क्वेश्चंस और पूछे थे, कुछ गिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि मैंने अपने रेज्यूमे में गिट मेंशन कर रखा था। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे एक चीज और पूछ ली थी कि जितने सेमेस्टर्स थे आपके, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए। सो उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी थी सेमेस्टर वाइज, तो मुझे जितने उस टाइम में रिकॉल कर पा रही थी, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया था। तो एक सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके। सो उसमें एक एसडीएलसी मॉडल का एक टॉपिक होता है। सो उन्होंने मुझसे वो एसडीएलसी मॉडल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, और फिर वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, वो बेसिक उन्होंने मुझसे वहां से पूछ लिया था। देन उन्होंने कुछ सी प्लस प्लस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ पॉइंटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। सो मेरा प्योरली सी एस फंडामेंटल्स बेस्ड हुआ था मेरा पूरा इंटरव्यू। एंड अराउंड एवरेज टाइम उसका 30 मिनट्स था, बट मेरा पूरा 40 मिनट्स तक एक्सीड हो गया था टाइम। सो आफ्टर माई टेक्निकल इंटरव्यू मुझे इवनिंग में मेल आया कि दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर द एचआर राउंड। सो एचआर राउंड मेरा नेक्स्ट डे ही था। सो लाइक नेक्स्ट डे एचआर में मेरा अराउंड 20 मिनट्स का एचआर राउंड चला था। उसमें उन्होंने मेरे, क्योंकि मैं काफी सारे क्लब्स में इन्वॉल्व थी, तो मेरे बेसिकली उसी के ऊपर क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे। देन उन्होंने मुझसे मैं एमएलएस के बारे में पूछा था कि उस कम्युनिटी में आप कैसे गए एंड व्हाट यू लर्न अबाउट इट, इस तरीके से सारी चीजें उन्होंने पूछी। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। एंड उन्होंने मुझसे थोड़ा सा मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया था कि लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे एंड हाउ यू ओवरकम दैट, एंड क्या क्या लर्निंग हुई थी आपकी उससे। सो कुछ लोगों का एचआर मतलब ऐसा गया था कि उन्होंने कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, बट मेनली सबसे एचआर ही पूछे थे सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कशन भी हो गया था उस पर। सो मेरा टेक्निकल और एचआर काफी ज्यादा इंटरेक्टिव और बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छे से डिस्कशन हुआ था। सो काफी एंजॉय किया था मैंने। सो आफ्टर माई एचआर अराउंड 12 अगस्त को मुझे मेल आ गया था दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस। एंड उसी दिन रात को मुझे ऑफर लेटर भी आ गया था कि एंड की नेक्स्ट ईयर जून में ज्वाइनिंग है आपकी। सो या इस तरीके से पूरा था इसका ओके। प्रोसेस। तो जब श्रद्धा भारद्वाज के नाम का ऑफर लेटर आया होगा तो आपकी, आपके पेरेंट्स की क्या, मतलब किस लेवल की खुशी रही होगी? वो मंदिर अभी भी आता हो आँख के सामने तो लगता हो कि हाँ यार मेरा हो गया। हाँ काफी, मतलब फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, बिकॉज जेई क्लियर नहीं हुआ था मेरा, तो उसके बाद से तो कुछ अचीवमेंट ऐसा हुआ नहीं था मेरी लाइफ में। तो एंड मैंने काफी लेट कोडिंग स्टार्ट करी थी, लाइक इन माई थर्ड ईयर, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर मेरे बिल्कुल ही, मैं तो कहूंगी बिल्कुल टाइम वेस्ट हो गया था मेरा उस टाइम पे, मैं ठीक से कर ही नहीं पाई थी कुछ भी एक्सप्लोर। सो मैं काफी लेट स्टार्ट किया था, उस हिसाब से गेटिंग एन अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आई वुड से लकी इनफ कि मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी। लकी इनफ बोलेंगे या यूं कह सकते हैं आपका हार्ड वर्क, आपका स्किल ने आपको पे ऑफ करा एक तरीके से? एक्चुअली प्लेसमेंट्स थोड़ा सा तो लक बेस्ड हो जाता है। सो क्योंकि हार्ड वर्क और ये चीज तो है ही है कि ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड चीजें एक स्ट्रैटेजी के तरीके से फॉर्म मतलब करनी चाहिए आपको प्रिपेयर। बट वही है कि लक भी एक फैक्टर है कि उस दिन आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लिए जो आपको नहीं आते हैं, तो आपका नहीं होगा वो क्लियर आउट। सो राइट। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको कितनी की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, ऐसा मत सोचिए कि लाइक एक कंपनी से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, दो तीन कंपनी से रिजेक्शन मिल रहा है तो अपनी प्रिपरेशन स्टॉप कर दे। इट इज जस्ट कि अभी आपका लक साथ नहीं दे रहा है, आफ्टर सम टाइम एक दिन तो आपका लक चलेगा अच्छे से, तो एंड यू विल ग्रैब अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो बिल्कुल भी मतलब निराश नहीं होना है कि मतलब इतने सारे फेलियर्स या फिर रिजेक्शन आ रहे हैं। इट इज जस्ट कि यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग फॉर मल्टीपल कंपनीज। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को एक अपनी ड्रीम कंपनी नहीं माननी चाहिए। जितना ज्यादा आप अप्लाई करते जाएंगे, जितने एक्सपीरियंसेस आप लेते जाएंगे, उतना ही ज्यादा बेटर होता है। सो श्रद्धा, ये 2022 चल रहा है, राइट? अगर आपको राइट। टाइम मशीन मिले और आपको वक्त में पीछे जाना हो, मतलब आप कॉलेज के किसी भी ईयर में जा सकते हो, तो आप कौन से ईयर में जाना चाहोगे कि यार ये रिग्रेट मेरा रह गया, इसको मैं दूर कर लेती हूँ टाइम में पीछे जाके? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ये था कि
लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बिकॉज जैसे गूगल हो गई, एडोबी हो गई, तो ये काफी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लेके आता है। सो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर में होती तो मैं थोड़ा बहुत लाइक अपने कोडिंग में जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेती, क्योंकि काफी इजी हो जाता है वहां से स्कॉलरशिप गेन करना, बिकॉज उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे कि मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। अब तो काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों को। सो फर्स्ट ईयर में जाके कि मैं थोड़ा सा अपनी कोडिंग स्किल्स अच्छी करती एंड उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करती, जो कि आगे मेरे करियर के लिए किक स्टार्ट करने बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जितनी भी फीमेल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होती है वो फर्स्ट ईयर से ही आना स्टार्ट हो जाती है। एंड जितने आपके पास अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो एक कम्युनिटी सपोर्ट जो मिलता है उसके उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है। सो या यही, क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे सेकेंड ईयर में भी माइक्रोसॉफ्ट एंगेज करके एक प्रोग्राम होता है। सो उसमें भी वो लोग इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, मेंटोरशिप ऑफर करते हैं। सो इस तरह से काफी सारे प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। सो या Okay. तो बेसिकली टाइम में वापस जाके ये सारे प्रोग्राम्स में आपको पार्ट लेना है, राइट? कि हाँ, थोड़ा राइट। किक स्टार्ट जल्दी मिल जाए। ओके। तो श्रद्धा, अगर जैसे कि आप जब कोडिंग सीख रहे होगे, जब आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो आपने कुछ मिस्टेक्स भी करी होंगी, राइट? हर कोई करता है जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो तो ऐसा कोई मिस्टेक्स जो आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स ना रिपीट करें, जो आपने कभी करी होंगी टाइम पे? ओके, सो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही थी कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थी। मेरे संग ये होता था कि मैं अपनी कॉलेज मतलब कॉलेज आवर्स के बाद में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी अपनी पढ़ाई में, तो उस वजह से मेरी ज्यादा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी। कि लाइक मैंने पर्टिकुलर कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सपोज मैं एरे पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मैंने बीच में क्वेश्चंस करना छोड़ दिए, लाइक बहुत लंबा ब्रेक हो गया, तो दोबारा से उस चीज को करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि बीच में चीजें छोड़नी नहीं है। मैं जैसे सपोज मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाती थी तो मैं सोचती थी नहीं पहले इसको नहीं करे, कोई और टॉपिक कर लेंगे, तो वो चीज नहीं करनी है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है। लाइक सपोज आप एरे पढ़ रहे हैं, फिर आप उसके बाद कोई और टॉपिक कर रहे हैं, तो उसको पूरा पहले कंप्लीट करो, देन मूव ऑन टू एनी अदर टॉपिक। बीच बीच में से स्विच करने से नहीं हो पाती है चीजें, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड एक और चीज की मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, क्योंकि मैंने काफी लेट स्टार्ट किया था, तो मुझे रहता था कि कैसे होगा वो होगा, तो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो मैं वही बोलूंगी अपने जूनियर्स को कि टेंशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना ज्यादा आप अच्छे से सीख सकते हैं चीजें उतना सीखिए, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, सेकंड ईयर में भी आपके पास बहुत टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, बट इन इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, तो ठीक है, उनके हिसाब से कम टाइम है, बट स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी। वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता, बट काफी टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। राइट, राइट, राइट। सो श्रद्धा, अगर आपने जैसे बोला कि आपको टेंशन काफी होती थी कि यार लेट स्टार्ट किया है, सब कुछ मतलब एक एंजाइटी बन जाती है, नेचुरल है बिल्कुल। तो इसमें आपका जैसे जो आपके फ्रेंड सर्कल होगा, जो आपके रेगुलर जिनसे आप जो आपके कलीग्स होंगे या जो क्लासमेट्स होंगे, उनका कैसा रोल था? कि मतलब वो सपोर्टिव थे या वो थोड़े से कॉम्पिटिटिव वाले, या किस टाइप का उनका अप्रोच था? एक्चुअली मैं एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट थी, तो मेरे कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, लाइक मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, मेरे साथ के फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी मैं बीच में अटकती थी, सो दे आर एवर रेडी कि वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे एक्सप्लेन कर दें या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे हेल्प कर दे। तो मेरा हमेशा से ये था कि कोई चीज मुझे नहीं आ रही है समझ में, तो मैं कभी मतलब मेरे से शाय वाली चीज नहीं होती थी कि मुझे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पूछ लूंगी। काफी लोगों के संग ये होता था कि वो काफी ज्यादा शाय फील करते हैं, वो नहीं पूछ पाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी कम्युनिटी है, आप उनसे पूछेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, आप सीखेंगे, फिर आप उस चीज को पास ऑन कर सकते हैं आगे जाके। सो मेरी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, काफी हेल्प हुई है उससे मेरी। ओके। मेरे तो संग ये भी श्रद्धा, होता था अगर कि लाइक हम्म, क्या है, सो सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो मैंने पढ़ लिया, एंड वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरी फ्रेंड को नहीं आता, तो वो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। कोई पर्टिकुलर टॉपिक वो पढ़ रही है तो मैंने उससे पूछ लिया। तो इससे जो मेरी कंसिस्टेंसी वाली जो चीज थी ना, जो मेरी ब्रेक हो रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, तो वो चीज मेंटेन रहती थी। एक डिस्कशन होता था तो इंटरेस्ट आता था, उससे दो तीन चीजें होती थी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती थी, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो चीजें। एंड जैसे कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का बैठे खुद से, तो साथ में मिलके कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, तो वो टॉपिक कवर हो जाते थे। सो मैं ऐसे करके अपना करती थी कंसिस्टेंसी मेंटेन। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब वो डिस्कशन आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपकी क्लासमेट के साथ बेनिफिशियल था कि हाँ यार चलो, अगर कभी मन भी नहीं कर रहा है तो सिर्फ अगर टॉपिक्स पे बात कर ली तो ये भी हुआ कि हाँ कुछ लेवल अप हो गया, राइट? तो श्रद्धा, कि राइट। जैसा कि सेकेंड ईयर आपका ऑनलाइन गया होगा,
तो अगर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में कंपैरिजन करने को कहा जाए, तो आप किसका मतलब, क्या आपका पर्सपेक्टिव रहेगा? हम्म। तो श्रद्धा, जैसा कि आपका सेकेंड ईयर ऑनलाइन गया होगा, तो अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में कंपेयर करने को बोला जाए, तो कैसा आपका पर्सपेक्टिव रहेगा? ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा तो यही होता था कि लाइक आपको टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी करने के लिए। बट दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये रहता था कि पता नहीं चलता था आप कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप घर में बैठे हैं, मैं तो चिल कर दी थी, इतना कुछ पढ़ती नहीं थी। तो उस टाइम पे अगर ऑफलाइन होती क्लासेस, तो जैसे सबको देख देख के अंदर से लगता है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए ये सब चीजें। तो वो चीज वहां मिसिंग थी उस टाइम पे। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर वो ऑफलाइन क्लासेस होती तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता, क्योंकि जो मेरे साथ के फ्रेंड्स है मैं जल्दी उनसे कनेक्ट कर पाती, जल्दी इंटरेक्ट कर पाती, जल्दी सीखने को मिलती चीजें। बट ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये भी था कि मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम था आपके पास चीजें एक्सप्लोर करने का। सो बस यही चीज है। तो मतलब बेसिकली ये तो सही बात है कि ऑफलाइन क्लासेस में लर्निंग ज़्यादा होती है, बट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में ये रहता है कि आपको ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़ता, और जो लोकेशन का हाँ टाइम है वो राइट। बच जाता है, तो टाइम आपको मिल जाता एग्जैक्टली। है पढ़ने वगैरह के लिए। और राइट, ये राइट। भी रहता है कि मतलब लाइक जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं तो फिर अगर कॉलेज आवर्स थोड़े कम हो जाएं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कॉलेज भी आपको जाना हो जाएगा, उसमें इंटरेक्शन भी हो जाएगा, लर्निंग भी होगी, प्लस आपको घर आके सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो अगर कॉलेज आवर्स कम होते हैं तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। राइट, राइट, राइट। तो श्रद्धा, जैसे कि अगर आपको मतलब एडवाइस देनी हो अपने जूनियर्स को कि यार, अ, कि आप मतलब एक कॉलेज पर्सपेक्टिव से भी और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन्हें? एडवाइस तो मैं ये देना चाहूंगी कि आप कुछ भी करें अपने लाइक जो भी करियर पाथ आपने चूज कर रखा है, कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं थी तो फिर उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करती थी कि सपोज जैसे मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर देती थी। लाइक अगर मैं फंडामेंटल्स पढ़ रही हूँ तो फंडामेंटल्स के मैंने सारे नोट्स अलग बना लिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो मेरे साथ दिक्कत भी ये आती थी कि जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो उसमें से कौन सा रिसोर्स फॉलो अप करें। तो मुझे मैं जो भी रिसोर्स फॉलो करती थी तो मल्टीपल रिसोर्सेस फॉलो करती थी, कोई एक जगह से नहीं पढ़ती थी। तो उनको मैं एक जगह पे नोट डाउन करती जाती थी। लाइक सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसकी अप्रोचेस मैं अपने रजिस्टर में मेंशन कर रही हूँ या फिर मैं कोई गूगल शीट मेंटेन कर रही हूँ। इस तरीके से वो एक एक पूरा आइडियल स्ट्रक्चर मेरे पास क्रिएट हो जाता था कि जब भी रिवीजन करना हो तो वहां हेल्प मिलती थी। सो ये वाली चीज मैं बोलूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करिए, जो भी चीज आपके लिए वर्क ऑन करे। लाइक फॉर मी नोट्स बनाना एंड ये सब चीजें मेंटेन करना ये वर्क ऑन करता था। ग्रुप डिस्कशंस मेरे लिए वर्क ऑन करते थे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि टेंशन नहीं लेनी है, काम डाउन होकर सारे प्रोसेस को करना है। एंड पेशेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और बाकी तो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड रिविजन इज मस्ट। कि मोस्टली क्या लोग क्या करते हैं कि रिविजन छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस ही करते चले जाते हैं। अगर रिविजन नहीं होते तो डीएसए इज समथिंग कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए बट वो आप भूल जाते हैं। सो रिविजन इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हैं, अपने जूनियर्स को समझा सकते हैं। सब कोई भी जो टीचिंग वाली चीज होती है ना उससे ऑलरेडी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड आप नोट्स बना सकते हैं फॉर रिविजन। एंड एक और चीज बोलूंगी कि लाइक इंटरव्यू के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, लाइक टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। तो इंटरव्यू में ये होता है कि जैसे लास्ट में आपका इंटरव्यू पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नो करके चले जाते हैं, बट आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको उसको, क्योंकि इंटरव्यू चाहता है कि आप उससे डिस्कशन करें, उसको इतना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाए, तो हमेशा लास्ट में एक क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए आपको। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफ योर चॉइस, आप गूगल करके चले जाइए, बट यू शुड एवर आस्क क्वेश्चन। एंड उसमें एक और चीज की लाइक लास्ट में आप अपना फीडबैक भी ले सकते हैं अपने इंटरव्यूअर से। कि अगर अगर आपकी कोई मिस्टेक्स उसको लगेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप ये चीजें इन एरियाज पे वर्क कर सकते हैं, इन एरियाज में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो आपके फ्यूचर में अगर आप आगे कहीं इंटरव्यू देंगे तो आप वो सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। लाइक आपके चेक मार्क्स बनते जाएंगे कि आपने ये चीज वहां मिस्टेक करी थी, आप आगे नहीं रिपीट करेंगे। एंड आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जरूर बनाइएगा अपने रेज्यूमे के लिए, क्योंकि
लाइक इंटर्नशिप्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी बिकॉज प्रोजेक्ट आपकी टेक्निकल स्किल्स शो करता है. सो चाहे एक ही प्रोजेक्ट हो, बट वो प्रोजेक्ट इतना हो कि आपकी लर्निंग अच्छे से हुई है, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, चाहे वो गाइडेड हो या फिर आपने खुद से बनाया. बट द थिंग इज कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, एंड आपको कुछ लर्निंग होनी चाहिए उससे. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड या अगर आप लाइक आप शाय हैं एंड यू आर नॉट गुड पब्लिक इनटू गुड पब्लिक स्पीकिंग, और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, सो बहुत सारे क्लब्स होते हैं या फिर कम्युनिटीज होती हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. वहां जाके आपके मतलब थोड़ा सा आपको ओपन अप होने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. एंड अगर आपको टीचिंग वाली जो चीज मैंने जो आपको बताई, वो टीचिंग वाली जो चीज होती है, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. सो यही सारी मैं एडवाइस दूंगी कि मतलब सबसे बड़ी तो कि पेशेंस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करते रहना, किसी एक कंपनी के चक्कर में नहीं रहना है कि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, मैं सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मतलब अनलकीली उसमें नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है. सो जितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उसमें आप अप्लाई करते रहिए, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ही ज्यादा बेटर है. फिर आपको वन डे यू विल ग्रैब अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज. सो या बस यही सारी एडवाइस ओके, मिलेगी. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, लाइफ को जीना है अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, राइट? राइट. ओके, तो राइट. श्रद्धा, जो और टेंशन आपका नहीं लेनी है. जो आपका लोईज में रोल रहेगा, मतलब जिसके लिए आप सेलेक्ट हुए हो, वो किस टाइप का रोल रहेगा? Okay, so I got a full-time offer as an associate software engineer. So जो मेरी HR थी उन्होंने मुझे बताया था कि like in the month of June हमारी joining है. ओके, तो मतलब जो भी चीजें डिस्क्लोज होंगी वो आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद डिस्क्लोज होगी, राइट? Right. ओके, तो श्रद्धा, एक रफ पैकेज का फिगर आप बता दो जो हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है, एक रफ, बिल्कुल, जिससे इन्हें बस अंदाजा हो कि कितना ज्यादा है, लेकिन डिस्क्लोज ना करना। Okay, approximately I would say 19 LPA. देख लो भाई लोग, मेहनत करना शुरू कर दो, कंपनी का पैकेज काफी ज्यादा है। एंड प्रिफर्ड लोकेशन आपसे पूछा गया था श्रद्धा, कि कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग वगैरह करानी है? प्रिफर्ड लोकेशन नहीं था, वो एक्चुअली बैंगलोर ही है, एक ही लोकेशन है उसकी. ओके ओके ओके, तो इसी के साथ श्रद्धा क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। एंड फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मैम का इंस्टा हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, आप जाके पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर कोई और कंपनी पे चाहिए तो उस पे भी इंटरव्यू आ जाएगा। तो श्रद्धा, इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं हम। तो मैं चाहूंगा कि लाइक कमेंट के लिए तुम ही अपील कर दो, तुम्हारी बहुत ज्यादा मारेंगे ये, ऑफ कोर्स 19 एलपीए का पैकेज है। ओके. एंड एक लास्ट में एक एडवाइस और देना चाहूंगी, जैसे कि मेरे संग मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी डीएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, प्लस वो सीपी में भी बहुत अच्छे थे, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने सीएस फंडामेंटल्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, सो काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो उनके पास जस्ट बिकॉज उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, वहां से वो मिस हो गई. सो आई वुड से कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने डीएसए को दे रहे हैं उतनी ज्यादा आप अपने फंडामेंटल्स को भी दीजिएगा, बिकॉज इंटरव्यू परस्पेक्टिव से दे आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली उस चीज के, सो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू श्रद्धा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएंगी, कोई डाउट रह गया हो तो मैसेज कर सकते हो। और वीडियो पे अगर मतलब अच्छा रिस्पांस लगा हो कि हाँ कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी, प्लस कुछ और सवाल रह गए हों वो, और अगला वीडियो किस कंपनी पे लाना है। और मैं बता दूं कि ये सीरीज पूरी चल रही है, इसमें कंपनीज के वीडियोस आते चले जाएंगे, सारी कंपनी जो आपके मन में होगी वो आएंगी सारी धीमे धीमे करके। तो तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।